हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। तो क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को हम समझेंगे। आज का लेक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें हमको सबसे पहले जानना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है। तो ह्यूमन की अगर बात किया जाए तो ह्यूमन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेल होता है और एक क्या होता है, फीमेल होता है। ये दोनों गैमीट बनाते हैं। तो मेल जो गैमीट बनाता है उसको स्पर्म बोलोगे और फीमेल जो गैमीट बनाता है उसको ओवा बोला जाता है। ये दो क्या हैं, ये गैमीट हैं। गैमीट बनने के बाद मेल वाला गैमीट फीमेल बॉडी में जाता है। इस प्रोसेस का भी एक नाम होता है। अब देखो, जब ये फीमेल बॉडी में जाता है तो ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है जाइगोट। यही जाइगोट फिर से बाद में कई बार डिवाइड करता है और डिवाइड होने के बाद ये एम्ब्रियो बनाता है। इस एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो का अटैचमेंट करा देते हैं किससे, फीमेल बॉडी में। तो एम्ब्रियो का अटैचमेंट जो होता है फीमेल बॉडी में, उस प्रोसेस का भी एक नाम होता है। और आफ्टर अटैचमेंट इस एम्ब्रियो का होगा डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के बाद से फिर ये बच्चा क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा, डिलीवरी होगी। अब देखो, हमने इस पूरे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन में समझना है विद बायोलॉजिकल टर्म। तो जो सबसे पहला स्टेप था क्या था कि मेल और फीमेल जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपना गैमीट बनाया। तो पहला स्टेप हम लिख सकते हैं कि क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस, जहाँ पे गैमीट बनते हैं। जेनेसिस ऑफ गैमीट हो रहा है, मेल और फीमेल गैमीट बन रहे हैं। दूसरा इवेंट क्या हो रहा है, गैमीट बने, मेल गैमीट को हमने फीमेल बॉडी में भेजा है। तो डिपोजिशन ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल बॉडी या फिर डिपोजिशन ऑफ स्पर्म टू वेजाइना, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया। अब आफ्टर डिपोजिशन ये क्या करेगा कि ये फ्यूज होता है फीमेल गैमीट के साथ। फ्यूजन में क्या होता है कि ये इस प्रोसेस का जो नाम है फ्यूजन का, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट। स्पर्म का ओवा से फ्यूजन हो जाता है। फोर्थ स्टेप देखो क्या है, फ्यूजन के बाद इसने बनाया है जाइगोट, जिसमें कि क्या हुआ है, मल्टीपल डिवीजन हुआ है। और आफ्टर मल्टीपल डिवीजन ये एक स्ट्रक्चर बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, अटैचमेंट होता है कहाँ पे, यूटेराइन वॉल पे। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो हम बोल लें कि हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, इम्प्लांटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। कहाँ पे हो रहा है, यूटेराइन वॉल में, किसके, फीमेल के। या फिर आप ऐसे भी समझ जाओ कि जब एम्ब्रियो का अटैचमेंट फीमेल बॉडी में इंडोमेट्रियम में हो जाता है तो उसको भी आप इम्प्लांटेशन कह सकते हो। अब इम्प्लांटेशन हो गया है, एम्ब्रियो अटैच हो चुका है, इसके बाद ये क्या करता है, अपना फर्दर डेवलपमेंट कराता है। इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड जिसमें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब बताओ ह्यूमन के केस में कितना होता है, ये होता है 9 मंथ एंड 7 डेज का होता है। ठीक, अब देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी हो गया है पूरी तरीके से, ये एम्ब्रियो फीटस में बदल गया है। अब ये क्या है, डिलीवरी के लिए तैयार है। तो जब ये बच्चा डिलीवर होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। तो उसका नाम क्या है, पार्चुरेशन। तो हमने पूरा इवेंट समझा कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। गैमीट बनेंगे, गैमीट मेल वाला फीमेल बॉडी में जाएगा, डिपॉजिट होगा, इंसेमिनेशन कराएगा। इंसेमिनेशन के बाद गैमीट का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट एंड उसका अटैचमेंट फीमेल बॉडी में, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और जितना टाइम वो लेगा उसको बोलोगे जेस्टेशन पीरियड। एंड आफ्टर जेस्टेशन पीरियड जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो वो कहलाता है पार्चुरेशन। चलिए, अभी हमने इवेंट देख लिया, अब हम एक एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, चलो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो जब बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें हमके दो तरीके के आर्गन पढ़ने होते हैं।
एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देखो क्या है, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसे ऑर्गन समझ लेना, यहाँ पे मैं सेकेंडरी के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहोगे, जहाँ पे गैमीट बन रहे हैं, जो गैमीटोजेनेसिस करा रहा है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्योंकि गैमीट हुई तो एक्चुअल पार्टिसिपेट करा रहे हैं रिप्रोडक्शन में, तो गैमीटोजेनेसिस जहाँ होगी उसको बोलोगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जहाँ पे हमको सेक्स हार्मोन्स दिखाई देंगे या फिर जो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज कराता है वही होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन ये सब काम करता है, तो ये काम करता है टेस्टिस। तो टेस्टिस को कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस होता है, एंड गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ ये सेक्स हार्मोन भी सेक्रीट कराता है। अब देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो कि क्या करते हैं, फैसिलिटेट कराते हैं। क्या कराएंगे, फैसिलिटेट स्पर्म फॉर्मेशन को, फैसिलिटेट कराते हैं स्पर्म फॉर्मेशन को। इसके अलावा ये इंसेमिनेशन को हेल्प कराते हैं, इंसेमिनेशन प्रोसेस में भी हेल्प कराएंगे, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कराएंगे, फर्टिलाइजेशन के साथ साथ और भी जितना ये प्रोसेस होता है उसमें ये हेल्प कराएं तो उनको बोला जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब थोड़े नाम भी देख लो कौन कौन से हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमको दिखाई देते हैं एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट, इसके अलावा कुछ होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड, और एक्सेसरी ग्लैंड के अलावा हमको दिखाई देता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सारे के सारी चीज़ हमको पढ़ने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी में हमने टेस्टिस को देखा जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा, और सेकेंडरी में हमने क्या देखा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने देखा वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो कि हेल्प करा रहे हैं स्पर्म फॉर्मेशन को, इंसेमिनेशन को, फर्टिलाइजेशन को, इम्प्लांटेशन को, जिसमें कि आए एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस में क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है टेस्टिस। देखो ये है टेस्टिस। तो सबसे पहले तो ये जानो कि इसके नंबर्स कितने होते हैं, कितना नंबर में प्रेजेंट होगा। तो ह्यूमन बॉडी में जो टेस्टिस है वो एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इनका नंबर कितना होगा, 2, एक जोड़े मतलब 2। अब देखो यहीं पे एक एक्सेप्शन भी याद कर लो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या सिंगल टेस्टिस भी हो सकता है। तो एक्सेप्शन है इसका स्कैरिस। स्कैरिस के अंदर हमको सिर्फ एक ही टेस्टिस दिखाई देता है, एक पेयर में नहीं, सिंगल टेस्टिस दिखाई देता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में 1 पेयर में होता है। अब देखो इस टेस्टिस का लोकेशन कहाँ होता है हमारे बॉडी में। तो लोकेशन अगर बात किया जाए लोकेशन की, तो ह्यूमन में टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टेस्टिस है उसके ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी से बाहर प्रेजेंट है। अब बाहर क्यों प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्क्रोटम। इसी स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस। अब रीजन क्या है कि ये बाहर आ जाता है टेस्टिस ह्यूमन बॉडी के, तो इसका मेन रीजन ये है कि टेस्टिस को कराना होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाना होता है। और स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। तो ये क्या करता है कि ये मेंटेन करने में हेल्प करता है टेम्परेचर को। इट मेंटेन द टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो भी टेम्परेचर चाहिए इसको वो मेंटेन करता है। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है हमको, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बॉडी टेम्परेचर के, ठीक है। तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, तो इसके लिए वो टेस्टिस बाहर डिसेंड हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी के स्क्रोटम के अंदर। अब देखो ये स्क्रोटम के अंदर आता कब है, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है। ऐसा तो नहीं है कि जब फीमेल वुम्ब में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तुरंत ये बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जेस्टेशन पीरियड जो चलता है ना, तो जेस्टेशन पीरियड के 7th मंथ में, 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड
मतलब अभी वो बच्चा पेट में ही है, तभी ये टेस्टिस बाहर डिसेंड हो गया होता है। 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड क्या होगा कि एब्डोमिनल कैविटी से एक कैनाल आएगी, ऐसे एक करके कैनाल आती है, और ये कैनाल बाहर आके एक स्क्रोटम या पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस को डाल देती है ऐसे। अब ये सोचो कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस कैनाल को, ये जो कैनाल है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इनग्यूनल कैनाल। इसी कैनाल के थ्रू टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर आता है, कहाँ पे? स्क्रोटम में। ये है स्क्रोटम और ये समझो बीच में है टेस्टिस, ठीक। तो यहाँ पे वो बाहर आता है इसके इनग्यूनल कैनाल के थ्रू। अब यहाँ पे समझिए कि जब ये बाहर टेस्टिस इसके थ्रू यहाँ से आया है तो ये खाली हो गया है। अब इस खाली वाले इनग्यूनल कैनाल को हम भर देते हैं किससे? ब्लड वेसल्स से। इसके अलावा कुछ जो मसल्स होते हैं जैसे कि क्रीमेंस्टर मसल हो गए, इसके थ्रू, और भी वासा डिफरेंशिया हो गया, इसके थ्रू जब ये भर जाता है तो इसका नाम बदल जाता है और इसको हम बोल देते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड। क्या बोला जाता है इसको? स्पर्मेटिड कॉर्ड, ठीक है। अब देखो ह्यूमन केस में जनरल कंडीशन क्या था कि इसने अपने आप को 7th मंथ में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कर दिया। अब स्क्रोटम में आ गया है, अब ये क्या कर लेगा? अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस करा सकता है क्योंकि इसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाएगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। किसी किसी केस में क्या होता है कि ये बाहर नहीं आ पाता है एब्डोमेन से। अगर ये टेस्टिस बाहर नहीं आ पाएगा एब्डोमेन से तो उस फिनोमिना को बोला जाता है क्रिप्टोर्किडियम। क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्टोर्किडियम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि टेस्टिस बाहर ही नहीं आ पाता है एब्डोमेन के, और जब ये कंडीशन होगी तो बताओ अगर टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर है तो इसको वो टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा जिस पे स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बने, तो नो स्पर्म फॉर्मेशन होगा। अगर स्पर्म नहीं बनेगा तो क्या होगा? वो मेल होगा स्टेराइल। जब स्पर्म ही नहीं रहेगा तो वो गैमीट नहीं बनाएगा, गैमीट नहीं बनेगा तो वो पेरेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी एबिलिटी नहीं होगी कि वो एज अ फादर बिहेव करे। तो क्रिप्टोकॉर्टिडियम होता है जिसमें कि नो स्पर्म बनता है। अब यहाँ देखिए, हमने देखा कि एक और यहाँ पे पॉइंट है कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, बट क्या कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि टेस्टिस इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, या फिर इसको इंट्रा एब्डोमिनल बोल दोगे? तो एक्सेप्शन हमेशा याद रखते रहिए। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब कि एब्डोमेन के अंदर। तो उसके एग्जाम्पल हैं एलिफेंट, एलिफेंट के अलावा व्हेल, मछली जो है। व्हेल के अलावा आप देखोगे तो जितने भी एक्वेटिक मैमल हैं उनके अंदर भी हमको दिखाई देता है कि इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट है, और आउटसाइड द एब्डोमिनल ह्यूमन बॉडी में है, और इसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। तो हमने दोनों एक्सेप्शंस देख लिए हैं कि नंबर को लेके भी एक्सेप्शन है और इसके पोजीशन को लेकर भी एक्सेप्शन है। इसके अलावा एनसीईआरटी मेंशन करती है इसके डायमीटर को कि इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो इतनी चीज़ें हमको टेस्टिस के बारे में जाननी जरूरी है जो कि बाहर से दिखाई देती हैं। अब हमें थोड़ा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है, तो एक बार हम इसका एलएस काट के देखते हैं कि टीएस आखिर में ये टेस्टिस आखिर में दिखता कैसे है। तो चलिए हम इसका एलएस काट के देखते हैं। अब ध्यान से समझना इसको। समझो कि ये है टेस्टिस का छिलका, मतलब कि टेस्टिस की बाहर की लेयर, ठीक। तो टेस्टिस में 3 लेयर दिखाई देते हैं, इन तीनों लेयर में को हमको समझना है, और इस लेयर के अंदर एक और लेयर ऐसे है, समझो ये वाली लेयर। अब इसके नाम भी साथ साथ हम पढ़ते रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है उसको बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस। जहाँ कहीं भी ट्यूनिका वर्ड यूज हो तो समझना वो बाहरी परत या छिलका के बारे में बात हो रही है। जो अंदर की तरफ लेयर है उसको क्या बोलोगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया। अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि हमको कंपार्टमेंट दिखाई देता है, कई सारा ऐसे ऐसे करके कंपार्टमेंट बने होते हैं। इस कंपार्टमेंट का नाम होता है, इसको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखो इसको क्या बोला गया है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये नंबर आपको याद रखना है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल का जो नंबर है वो 250 से 300 होता है पर टेस्टिस में, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर।
अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे ही हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका भी नंबर याद करना है कि पर लोब्यूल ये होते हैं 2 से 3। देखो ध्यान दो, मैं बना रही हूँ ना हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, इनका भी नंबर कितना होता है 1 to 3 पर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर के अंदर 1 से 3 ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे। अब देखो हर ट्यूब्यूल से आपको एक डक्ट दिखाई दे रहा है जो पतली सी ऐसे निकल रही है ना, नली जैसी संरचना। इस डक्ट का नाम भी हमको याद करना होता है और इस डक्ट का नाम होता है ट्यूबुली रेक्टी। ये डक्ट है जिस डक्ट का मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसको बोला जाता है ट्यूबुली रेक्टी। अब देखो ये जितने भी निकले हैं ट्यूबुली रेक्टी, अब वो आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। देखो ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं और आपस में जुड़ने के बाद ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक ऐसे करके क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेटे टेस्टिस। क्या बोलोगे इसको? रेटे टेस्टिस। अब यहाँ से देखो रेटे टेस्टिस से फर्दर कुछ डक्ट निकलती हैं ऐसे पतली पतली। ये जो रेटे टेस्टिस से डक्ट निकल रही हैं, इनका नाम होता है वॉस इफ्रेंशिया। क्या नाम होता है इनका? वॉस इफ्रेंशिया। अब देखो ये वॉस इफ्रेंशिया जो बाहर निकली हैं, फर्दर ये अब आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ेंगी? देखो ये आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद से ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एपिडिडामिस। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, यही आपको समझना है। ये जुड़ने के बाद एक हाईली क्वाइल्ड ये भी स्ट्रक्चर होता है, इसको बनाती हैं जिसको बोला जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। जो ये हेड वाला रीजन है उसको बोला जाता है कैपुट। जो ये बीच वाला रीजन है, बॉडी वाला पार्ट, उसको बोलोगे कॉर्पस। और जो टेल वाला रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉडा। तो हमने देखा कि 3 पार्ट होते हैं एपिडिडामिस के और एपिडिडामिस के बाद ये निकल जाता है वॉस डिफरेंशिया के थ्रू। ऐसे ये है वॉस डिफरेंशिया। तो हमने टोटल क्या देखा कि टेस्टिस में क्या होता है कि अगर ये एक टेस्टिस है तो एक टेस्टिस में क्या देखने को आपको मिल रहा है कि टेस्टिकुलर लोब, 3 इसके तो लेयर देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे याद कर लो लेयर कौन कौन से हैं। एक है ट्यूनिका वेजिनैलिस सबसे बाहर की तरफ, उसके अंदर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एल्ब्यूजिनिया के अंदर भी एक लेयर है जो मैंने बनाया नहीं है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। एक सेकेंड, तीसरा लेयर कौन सा था? ट्यूनिका ओके, थर्ड लेयर भी हो गया वेस्कुलोसा का। अब देखो लेयर के बाद हमने देखा कि इसमें 250 कंपार्टमेंट मिले हुए थे। 250 से लेके 300 तक भी हो सकते हैं ये कंपार्टमेंट, जिनको क्या बोला गया है? जिनको बोला गया था टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक लोब्यूल में क्या था? हर एक लोब्यूल में था 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल में से निकला था क्या? रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से निकला था क्या? इफ्रेंशिया, वॉस इफ्रेंशिया। वॉस इफ्रेंशिया से गया था एपिडिडामिस के पास और एपिडिडामिस के बाद ये चला गया था कहाँ पे? डिफरेंशिया के पास। तो ये इसका पाथवे है जो हमें याद करना है कि टेस्टिस में इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हमको आउटर लेयर में याद रखनी है। ठीक है, तो एक बार हम स्पर्म का पाथवे समझ लेते हैं कि मान लो स्पर्म बना है कहाँ पे। तो हमने देखा टेस्टिस के पार्ट में टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल नंबर कितना था इसका? 250 से 300। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या देखा आपने? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल नंबर कितना था इसका? 1 to 3 पर लोब्यूल। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में से क्या देखा हमने? यहाँ से निकला था अपना
रेटे टेस्टिस, जब ये सारे जुड़ गए थे तो बनाए थे रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस गया था वॉस इफ्रेंशिया निकला था वहाँ से। इस वॉश इफ्रेंशिया के बाद आपने देखा था एपिडिडामिस, एपिडिडामिस से आपने देखा वॉस डिफरेंशिया। ये है प्रॉपर टेस्टिस का बाहर से लेके अंदर की तरफ का लेयर जैसे भी होता है, हम टेस्टिस में इतना चीज़ पढ़ते हैं। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्चुअल साइट क्या होता है स्पर्म फॉर्मेशन का, तो ये है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब यहीं पे आपका स्पर्म बनता है। अब यहाँ पे स्पर्म बनेगा तो स्पर्म के पाथवे के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, रेटे टेस्टिस, इसको आर से याद रखो, इफ्रेंशिया ई, एपिडिडेमिस ई और डिफरेंशिया डी। रीड से याद कर लोगे आप कि इसका पाथवे है रेटे टेस्टिस से इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया से एपिडिडेमिस, वहाँ से डिफरेंशिया, फिर इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए वो बाहर यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। तो ये हमें पूरा पाथवे इसका पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो यहाँ इसका भी एक रोल होता है कि एपिडिडेमिस में ये टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है। यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होता है किसका, स्पर्म का। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे ये टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है और कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इसका फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में यहीं पे देख लेते हैं क्या होता है, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है। चलो देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर देखो, तो ये क्या होता है कि ट्यूब्यूल में प्रेजेंट था और नंबर इसका कितना था, 1 से लेके 3 प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो ये एक है ऐसे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पे ये होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक हमने बनाया है टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके पास कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये वाले जो सेल्स हैं, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास ये वाले सेल प्रेजेंट होंगे। बीच बीच में कहीं कुछ डिफरेंट टाइप की भी सेल्स होते हैं जो ऐसे होते हैं, दिखाई देते हैं। अभी ये सब समझ जाओगे आप लोग। इसके पास भी सेम स्ट्रक्चर होगा, इसके पास भी। ये बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस है ये, इंटरस्टिशियल स्पेस, जो तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में है। यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन सेल्स को कहा जाता है लेडिग सेल। क्या बोलते हैं इनको, लेडिग सेल्स। अब देखो इस लेडिग सेल पाई जा रही है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इसी वजह से इनको आप बोल सकते हो कि ये हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल हैं क्योंकि ये स्पेस में पाई जा रही हैं और ये सेक्रीट कराती हैं एक तरीके का हार्मोन जो कि है टेस्टोस्टेरॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पूरा ये मेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। तो पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कौन सेक्रेट कराता है, तो लेडिग सेल सेक्रेट कराता है। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इन सेल्स को देखा है, इनको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम ये क्यूबॉइडल सेल से बनी होती हैं, क्यूबॉइडल सेल है ये। अब यहाँ देखो इस जर्मिनल इसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम को स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है स्पर्म मदर सेल हैं ये, और ये अपने अंदर कराती हैं मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये बनाती हैं फ्लैजेलेटेड स्पर्म। क्या बना रही हैं ये, फ्लैजेलेटेड स्पर्म बना रही हैं। अब आपसे पूछा जाए स्पर्म कहाँ बनता है, तो ये बनता है जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। किस टाइप की एपिथेलियम है ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये। तो फ्लैजेलेटेड स्पर्म मान लो अपना ये बन गया। अब ये जो स्पर्म है इसको नरिशमेंट चाहिए होगा। इस नरिशमेंट के लिए एक सेल जिम्मेदार होती है जिसका नाम है सर्टोली सेल। यही सर्टोली सेल क्या करती है, नरिशमेंट देती है किसको, इसी स्पर्म को। तो ये क्या कराएगी, नरिशमेंट देगी इसको। इसके अलावा नरिशमेंट के अलावा भी बहुत सारे काम ये करती है। पहला तो ये करती है ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। देखो ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है कि हमें पता है कि ये स्पर्म फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होगा, जब जो लड़का है वो प्यूबर्टी स्टेज में जाएगा। जब प्यूबर्टी आती है तो स्पर्म बनना शुरू होते हैं। तो जो बॉडी है उसको ये लगता है कि स्पर्म एक फॉरेन पार्टिकल है और इसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और इसको किल करने के लिए इम्यूनोलॉजिकली वो
पार्टिसिपेट करने लगेगा। अब क्या होता है कि ब्लड को टेस्टिस के कांटेक्ट में ना आ पाए ब्लड, इसके लिए सर्टोली सेल कुछ सेक्रीट करती हैं या इसको बचा के रखती हैं ब्लड को टेस्टिस से, जिससे कि ब्लड के कांटेक्ट में जब टेस्टिस नहीं आएगा तो ये जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं वो इसको किल नहीं करेंगी, तो ये बैरियर बना के रखती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती हैं, एबीपी सेक्रीट करती हैं। एबीपी का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है, अब देखो ये जो हार्मोन सेक्रीट हुआ है टेस्टोस्टेरॉन, इसी का नाम होता है एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन देखो कहाँ सेक्रीट हो रहा है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में सेक्रीट हो रहा है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको अंदर की तरफ कंसंट्रेट कराना है, तो ये कुछ कहीं तो बाइंड होना चाहिए ना, तो दैट इज़ वाई एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रीट कराती हैं यही सर्टोली सेल। इसके अलावा इनका और भी काम है, ये क्या करती हैं, एएमएफ रिलीज कराती हैं। एएमएफ क्या होता है इसको भी समझो, इसका नाम होता है एंटी मुलेरियल फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर। अब देखो जब बच्चा भी मम्मी के गर्भ में ही होता है, वुम्ब में होता है, तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने होते हैं तो उस समय क्या होता है कि दो हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक मुलेरियन और एक होता है वुल्फियन। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वुल्फियन जिम्मेदार होता है कि जिससे कि मेल चाइल्ड बनेगा और मुलेरियन से फीमेल बनता है। तो अगर हम वहाँ पे जो क्रोमोसोम है XY हो गए तो बच्चे को बनना क्या है, अब उसको मेल चाइल्ड होना है। उस कंडीशन में सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन फैक्टर को सेक्रीट कराती हैं, जिससे कि जो मुलेरियन वाला फैक्टर है वो दब जाता है एंड यस वुल्फियन वाला अपने आप को एक्सप्रेस कराता है, जिससे कि मेल चाइल्ड डेवलप होता है। तो एएमएफ का भी सेक्रेशन कौन कराती हैं, तो सर्टोली सेल कराती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, जिसमें कि जर्मिनल एपिथेलियम में स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होने के बाद स्पर्म बनता है। तो अभी हमने ये समझा टेस्टिस के बारे में और फिर हमने देख लिया इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। अब हम देखेंगे प्रॉपर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको देखा जाए क्या कैसा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या जानना है कि कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे होगा यूरिनरी ब्लैडर। एक यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट करते हैं हम। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा ऐसे यूरेटर के थ्रू। जब ये यूरिनरी ब्लैडर नीचे जाता है तो थोड़ा सा ये यूरिथ्रा के थ्रू थोड़ा सा यूरिथ्रा की कवरिंग आएगी यहाँ पे, और ये ऐसे आके कवर हो जाएगा एक स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव का एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो ये पेनिस बनाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब देखो यहाँ पे ही हमको पता है कि टेस्टिस भी कहीं प्रेजेंट होती है। टेस्टिस कहाँ होती है, स्क्रोटम के अंदर। तो चलो स्क्रोटम बना लो, ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस का मैं पूरा स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी समझ रखा है, तो इसको एकदम डिटेल में यहाँ नहीं बनाऊंगी मैं। टेस्टिस में आप सिर्फ यहाँ पे ये समझो कि ये टेस्टिस का एपिडिडैमिस है वाला पार्ट है। ठीक है, एपिडिडैमिस हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर। ये एपिडिडैमिस अब यहाँ से क्या होगा कि वॉस डिफरेंशिया निकलेगा, और वॉस डिफरेंशिया यहाँ से जब जाएगा तो थोड़ा सा ऐसे क्वाइल्ड होके इससे ये मिल जाएगा, किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। तो चलो बना लेते हैं, ये क्या है, वॉस डिफरेंशिया है। कहाँ से निकल रहा है, एपिडिडैमिस से। ठीक है, अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है यही इधर भी होगा, इस साइड में भी होगा, मगर हम सिर्फ एक ही साइड में लेके चल रहे हैं। अब ये जो वॉस डिफरेंशिया यहाँ आया है, यहाँ आके ये थोड़ा सा स्वेल कर जाता है। नाम भी मैं लिखती चलूँ जाके आप भूलो ना। ये है वॉस डिफरेंशिया, ये है स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर ये है अपना टेस्टिस, ये है एपिडिडैमिस। यहाँ पे ये थोड़ा सा जब स्वेल होता है तो इस वाले एरिया को बोला जाता है एम्पुला। ठीक, एम्पुला के अलावा ये अपना था, यहाँ पे हम देखें ये वाला रीजन कहलाता है यूरिथ्रा, जिसे यूरिन बाहर आती है। ये वाला पूरा है यूरिनरी ब्लैडर, इसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चलिए अब देखो जहाँ पे ये एम्पुला है यहीं से अब हमको कुछ ऐसे ग्लैंड दिखाई देंगे, और इस ग्लैंड को बोला जाता है, इस ग्लैंड का नाम चलो देखते हैं क्या है ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम होता है, एक सेकेंड, ऐसे ट्री लाइक ग्लैंड है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। क्या नाम है इसका, सेमिनल वेसाइकल।
ये सारे नाम आपको याद करने हैं ऐसे ही, और डायग्राम बनाना भी सीखना है। इस सेमिनल वेसाइकल के साथ जब ये एम्पुला जुड़ जाता है, एम्पुला वाला रीजन ऐसे जुड़ जाता है सेमिनल वेसाइकल के साथ, तो ये बनाते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सा डक्ट बनता है? इजाकुलेटरी डक्ट। अब आपसे पूछा जाता है कि इजाकुलेटरी डक्ट किसके किसके मिलने से बनता है, तो ये बनता है सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल, इसके डक्ट को किसके साथ जोड़ोगे आप? सेमिनल वेसाइकल के डक्ट को वास डिफरेंशिया के एम्पुला वाले डक्ट से। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है। अब इसके अलावा देखो क्या होता है कि इसके पास ही एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक और, जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो ये अकेले दिख रहा है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे होता है? ये एक मिनट बीच में थोड़ा सा लग गया, इसको मैं इरेज कर दूं, वेट। प्रोस्टेट, तो इसको क्या बोला गया है? ये जो सिंगल वाला ग्लैंड है इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पे देखो प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में कितना है? एक ही है। सेमिनल वेसिकल नंबर में कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि ये पेयर में प्रेजेंट है। अब इसके नीचे जब आओगे ना तो मटर के दाने के जैसे 2 और ऐसे ग्लैंड दिखाई देते हैं, और इस ग्लैंड को बोला जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? मटर के दाने वाले जैसे जो हैं इनका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसी को बोला जाता है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। नंबर देखो, नंबर में कितने हैं? ये भी नंबर में 2 हैं। अब इससे नीचे आओ थोड़ा सा, तो हमको दिख रहा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला स्ट्रक्चर, जिसको कि थोड़ा सा कवर किया हुआ है पेनिस वाले पार्ट ने। अब ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल का मतलब ये बाहर से है ना। इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ही कहा जाता है पेनिस। क्या बोलते हैं इसको? पेनिस कहा जाता है। और जो ये थोड़ा सा ये स्वेल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। कौन सा पेनिस है ये? ग्लांस पेनिस। ये देखो ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द पेनिस इज ग्लांस पेनिस। तो ये हमने टोटल देखा इस स्ट्रक्चर के बारे में जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना है कि ये जो यूरिथ्रा है, उस यूरिथ्रा को हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। यूरिथ्रा 3 तरीके का हो जाता है। देखो यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ। जो यूरिथ्रा किसके पास होता है? यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है, उस यूरिथ्रा को बोला जाता है प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा। कौन सा यूरिथ्रा? प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा। जो यूरिथ्रा इस बल्बो यूरिथ्रियल ग्लैंड के पास होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। और जो यूरिथ्रा पेनिस के पास होता है उसको बोलोगे पीनियल यूरिथ्रा। तो अब खुद से देख के बताओ कि कौन सा यूरिथ्रा सबसे बड़ा होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो टोटल पोर्शन है पीनियल यूरिथ्रा का वो बड़ा है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा ये जो है ये छोटा होता है, और इसके अलावा ये जो पोर्शन है एम्पुला ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ये क्या है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा है पीनियल यूरिथ्रा, उसके बाद मेम्ब्रेनस, देन प्रोस्टेट यूरिथ्रा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होती है उसके बारे में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में भी जान जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ग्लैंड हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड को देख लेते हैं। तो हमने कितने ग्लैंड देखे थे प्रीवियस स्ट्रक्चर में? देखिए यहाँ पे हमने देखा था एक सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड प्रेजेंट था, एक प्रोस्टेट था और एक बल्बो यूरिथ्रियल ग्लैंड था। तो वही तीनों हमको पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। पहला आएगा सेमिनल वेसाइकल। एक क्या था अपने पास? एक था हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमने देखा प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद तीसरा क्या था अपने पास? बल्बो यूरिथ्रियल ग्लैंड। सब यहीं पे हम पढ़ लेंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसी को बोला जाता है काउपर्स ग्लैंड। अब देखो हमने क्या देखा था कि ह्यूमन बॉडी में, यहाँ आओ, ह्यूमन बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर से जो ये यूरिथ्रा निकल रही है यही कॉमन पैसेज होती है सीमेन के लिए भी और यही कॉमन पैसेज होती है यूरिन के लिए भी। तो यूरिन स्लाइटली एसिडिक, यूरिन एसिडिक होता है
और अपना जो स्पर्म है वो एसिडिक नहीं होता है, तो इस वो एल्कलाइन नेचर का है, तो इस एसिड में आने के बाद कहीं स्पर्म को किल ना कर दिया जाए, दैट इज़ वाई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्लैंड कुछ सेक्रेशन करते रहते हैं जो कि इसको बचाते हैं। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो सेमिनल वेसिकल जो था, यहाँ पे हमने देखा था कि इजैकुलेटरी डक्ट बनाने का भी ये काम करता है, किसके साथ मिलके, एम्पुला ऑफ वॉस डिफरेंशिया। अब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 60 to 70% तक का कंट्रीब्यूशन ये देता है किसमें, सीमेन फॉर्मेशन में। तो सीमेन का मैक्सिमम मतलब ये मैक्सिममली, तो हम लिख सकते हैं कि 60 to 70% ऑफ सीमेन रिलीज फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ पे वही बात मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ से रिलीज होते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, इसका अगर देखा जाए नेचर, तो ये होता है स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। मैंने बताया आपको कि एल्कलाइन होने के पीछे क्या रीजन है, कि वो एसिडिक मीडियम जो है यूरिन का, उसमें कहीं स्पर्म किल ना हो जाए, दैट इज़ वाई ये एल्कलाइन होता है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि आपको याद करना है कि सीमेन में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज के अलावा फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है इनके पास, फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आइनोसिटॉल भी होता है, आइनोसिटॉल, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये आपको याद करना है ऐसे ही कि सेमिनल वेसिकल का जो सेक्रेशन होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, तो एसिडिक एल्कलाइन होता है। इसके अलावा फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजेन, आइनोसिटॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब प्रेजेंट होते हैं, और कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड अदर प्रोटीन। अब ये तो हो गया सेमिनल वेसिकल के बारे में। थोड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड को देख लेते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये कैसा होता है, तो ये सिंगल है, अनपेयर्ड है, नंबर इसका कितना है, 1 है। इसका भी नंबर लिख लेना, नंबर में ये कितने होते हैं, 2 या फिर 1 पेयर होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आप देखोगे कि ये 30% ऑफ सीमेन यहाँ से रिलीज होता है। कितना, अप्रॉक्सीमेटली 30% तक का सीमेन रिलीज कराने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे तो इसका नेचर कैसा होता है, तो ये भी स्लाइटली एल्कलाइन ही होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। अब इसके सेक्रेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि इसके सेक्रेशन में क्या क्या होता है। तो यहाँ से हमको कैल्शियम देखने को मिलेगा, सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। तो सिट्रिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के अलावा यहाँ पे फॉस्फेट भी हमको देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे इसके सेक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फाइब्रिनोलाइसिन। तो यहाँ पे हमको फाइब्रिनोलाइसिन भी देखने को मिलता है इसमें। तो ये आपको याद करना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या क्या पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है, इसमें क्या क्या होता है। तो इसका भी अगर नेचर देखो तो ये कैसा होगा, एल्कलाइन ही होगा ये भी। तो देखो नंबर पहले देखो, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नंबर में 2 होते हैं या फिर 1 पेयर होंगे। काम इनका क्या होता है, ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प कराते हैं, किसमें, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में ये हेल्प कराते हैं। इसके अलावा ये एसिडिटी को यूरेथ्रा में रिड्यूस कराते हैं। तो लिख दो यहाँ पे, रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। ठीक, तो ये सारे के सारे चीज़ हमको यहाँ पे हमने देखा। अब रिड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये एल्कलाइन नेचर के होंगे। तो हमने एसेसरी ग्लैंड को भी समझा यहाँ पे कि 3 तरीके के जो एसेसरी ग्लैंड हैं उनका क्या क्या काम है और वो कैसे होते हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो चलिए देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है इसमें। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम तो आपको पता ही है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नाम उसका क्या है, पेनिस। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप जान जाइए कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो अगर आप इसका एलएस काटोगे, तो एलएस नहीं, टीएस ही काट के देख लेते हैं। चलो टीएस जब हम इसका काटते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके बीच में ऐसे 2 हमको टिश्यूज दिखाई देते हैं। देखो इसका नाम होता है कॉर्पस कैवेरोसा। क्या है ये, कार्पस कैवेरोसा। और इसका नाम होता है कार्पस स्पोंजियोसम। कार्पस को सी से कर देती हूँ मैं, इसका नाम है कार्पस स्पोंजियोसम। अब आपको ये याद रखना है कि कार्पस स्पोंजियोसम जो है, यहीं से यूरिथ्रा बनता है। क्या बनता है, यूरिथ्रा।
तो ये दो टिश्यूज आपको याद रखने हैं, कार्पस कैवेरोसा और कार्पस स्पंजियोसम। इसके अलावा हमको और क्या क्या टेस्टिस के बारे में जाननी है कि ये मान लो ये पेनिस है, तो इसमें कुछ जो भी फैक्ट्स हैं मैं वही यहीं पे लिख देती हूँ, इससे अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। इसकी कवरिंग को याद करना है आपका कि जो कवर है उसको बोला जाता है प्रीप्यूस, प्रीप्यूस बोलो या फिर इसी को बोला जाता है फोर स्किन। अब यहाँ देखो ये रेट्रैक्टाइल मसल से मिलके बने होते हैं और इसके वजह से ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। फोर स्किन इसकी रेट्रैक्टाइल मसल से बनी होती है। किसी किसी रिलीजन में इसी फोर स्किन को काट दिया जाता है। मान लो अगर फोर स्किन को रिमूव कर दिया गया है, अगर ये फोर स्किन बाई चांस किसी रिलीजन ने रिमूव कर दिया है, बाई चांस नहीं रिमूव हो जाता है, तो इफ़ रिमूव तो उस कंडीशन को बोला जाता है सर्कमसीजन। क्या बोलते हैं उसको? सर्कमसीजन, जब फोर स्किन को काट के हटा दिया जाता है। पेनिस का जो बल्ज पार्ट होता है, बल्ज पार्ट, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं उसको? ग्लांस पेनिस। इसके अलावा हम देखें तो इसमें दो तरीके के हमको मसल्स भी देखने को मिलते हैं। एक अभी मैंने देखा था यहाँ पे कार्पस कैवेरोसा, और एक हमको देखने को मिलते हैं कार्पस स्पंजियोसम। ये हमको याद रखने हैं, ये पूछा जाता है। स्पंजियोसम, ये मसल्स देखने को मिलते हैं और इसमें सबसे नीचे की तरफ क्या होता है? यूरिथ्रा होता है, जहाँ से सेक्रीशन हो जाएगा बाद में सीमेन का। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म पढ़ना होता है हमको, इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब इरेक्शन ऑफ पेनिस क्या होता है कि यही इरेक्शन ऑफ पेनिस की वजह से इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है। इसके स्टेप्स हमको जानने हैं कि जब भी कभी सेक्सुअल स्टिमुलस आता है तो सेक्सुअल स्टिमुलस के समय बाई ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको कि एएनएस बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और ये रेगुलेट करता है इरेक्शन ऑफ पेनिस को। इससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं और ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज कर जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट्स होती हैं तो नसें फूल जाती हैं उसकी, एंड दैट इज़ वाई ये पेनिस जो होता है इनलार्ज साइज का हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। एंड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट हो जाएगा उसका, इनलार्जमेंट एंड हार्डनिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा? इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है और जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलस हटता है तो ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट्स जो हुई थी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती हैं और ये हार्डनिंग से ये लूज हो जाता है, जिससे कि ये फिर से अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि रेगुलेट कौन कराता है ये, तो रेगुलेट एएनएस के थ्रू होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब इस इरेक्शन में दो मसल्स काम करती हैं, एक है कार्पोर कैवेरोसा और एक कार्पस स्पंजियोसम। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा कि क्या कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से डक्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस क्या है, इसमें क्या कवरिंग होती है, कवरिंग को अगर काट के हटा दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ऐसे ही जो भी डिजीज़ थी उसको भी हमने देखा। एक और हमको यहाँ पे डिजीज़ जानना होता है जो कि इससे रिलेटेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, थोड़ा सा उसको मैं बता देती हूँ आपको। इंग्यूनल हार्निया बोलते हैं उसको, ये बीमारी है। इंग्यूनल हार्निया में क्या होता है कि जब एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड करता है स्क्रोटम के अंदर, तो कभी कभी इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट भी इसमें आ जाता है जो कि प्रोट्रूड हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई बहुत ही पेनफुल कंडीशन ये हो जाती है और इसको बोला जाता है इंग्यूनल हार्निया, जिसमें कि क्या होता है कि इसमें इंटेस्टाइनल भी आ जाता है, इंटेस्टाइनल। तो ये इंग्यूनल हार्निया में इंटेस्टाइन भी इसमें आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर आपको है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगले पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड यस, थैंक यू फॉर